नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर जिसका कोड है EDU BEd 106 स्कूल प्रबंधन और नेतृत्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसके पहले पार्ट 1 में हम लोग महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखें। आइए आज हम लोग पार्ट 2 के अंतर्गत 40 प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त होता रहे और आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रबंध प्रत्येक उपक्रम का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व होता है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा पीटर एफ ड्रकर ने दिया है कि प्रबंध प्रत्येक उपक्रम का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व होता है। दूसरी परिभाषा, दूसरा प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध शैक्षिक सिद्धांतों का अंग है जो अनेक सिद्धांतों व विधियों का सम्मिश्रण है। यह मुख्य रूप से कक्षा प्रक्रिया की तकनीकी से जुड़ा है। यह परिभाषा दी है पॉल मुनरो ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3 है, किसने कहा कि प्रबंध का लक्ष्य है कि ठीक विद्यार्थी को ठीक प्रकार के अध्यापक से राज्य की वित्तीय परिस्थिति के अनुसार ठीक शिक्षा मिले? तो यह प्रसिद्ध कथन ग्राहम बेलफोर के है। प्रश्न संख्या 4 है, प्रबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों और नीतियों को क्रियान्वित करता है। यह किसका कथन है? तो यह प्रसिद्ध कथन ऑलिवर शेल्डन महोदय का है कि प्रबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों और नीतियों को क्रियान्वित करता है। ऑलिवर शेल्डन महोदय ने कहा था। तो मित्रों, परिभाषाओं का तो गारंटी नहीं है कि कौन सी परिभाषा आपसे पूछ ली जाए, लेकिन मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण परिभाषाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। आप इन्हें तैयार कर लें। अगले प्रश्न को देखें। 5वां प्रश्न है, नियुक्तियाँ और नियंत्रण कौन सा क्षेत्र करता है? तो नियुक्तियाँ और नियंत्रण प्रबंधन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 6 है, विद्यालय प्रबंधन के कौन कौन उपागम हैं? तो विद्यालय प्रबंधन के 4 प्रमुख उपागम हैं, मानव शक्ति उपागम, लागत लाभ उपागम, सामाजिक मांग उपागम और सामाजिक न्याय उपागम। प्रश्न संख्या 7 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई? तो NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई। आप लोग शैक्षिक प्रशासन से संबंधित जितने अधिनियम हैं, चाहे वह UGC की स्थापना हो या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद हो, ये सब देखते रहें, तैयार कर लें, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद किस समिति के सुझाव पर स्थापित की गई? तो यह श्रीमाली समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 9 है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 10 है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें।
प्रश्न संख्या 11 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस शिक्षा से संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12 है, राज्य शिक्षा के मुख्य स्तर हैं। तो राज्य शिक्षा के 3 प्रमुख स्तर हैं। पहला है निदेशालय स्तर, दूसरा है क्षेत्रीय स्तर और तीसरा है जिला स्तर। 13वां प्रश्न है, शिक्षक राष्ट्र के भाग्य के निर्णायक हैं। यह कथन है, तो यह प्रसिद्ध कथन हुमायूं कबीर जी का है कि शिक्षक राष्ट्र के भाग्य के निर्णायक हैं। तो मित्रों, आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार कर लें और इन कंटेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आप अपने टेक्स्ट बुक से देखते रहें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकें। आइए प्रश्न संख्या 14 देखें। शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका एक मित्र के रूप में, एक निर्देशक के रूप में और एक पथ प्रदर्शक के रूप में होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 15 है, शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए। तो एक शिक्षक का दृष्टिकोण सदैव प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है, पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण का विकास है। यह कथन है, तो यह कथन बर्टन महोदय का है कि पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण का विकास है। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें और इनसे संबंधित जो प्रश्न और बनने की संभावना है, आप अपने टेक्स्ट बुक की सहायता से उसे तैयार कर लें, क्योंकि यह कोई नहीं कह सकता, गारंटी नहीं ले सकता कि यही प्रश्न बनेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, किसी भी संगठन का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो किसी भी संगठन का मस्तिष्क प्रबंधन को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, आधुनिक प्रबंधन के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आधुनिक प्रबंधन के विकास का श्रेय F.W. टेलर महोदय को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, विद्यालय प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है। तो विद्यालय प्रबंध का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक पर होता है। प्रश्न संख्या 20 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान होता है। आइए अगले प्रश्न संख्या 21 को देखें। अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? तो अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष अभिभावक होता है। प्रश्न संख्या 22 है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लाइवर शब्द से हुई है। लाइवर शब्द किस भाषा का शब्द है? तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 23 है, सोशल इकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। तो सोशल इकोलॉजी पुस्तक के लेखक आर मुस महोदय हैं। प्रश्न संख्या 24 है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक डी एलेन माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, कक्षा व्यवस्था में मुख्य रूप से कार्य करने होते हैं। तो कक्षा व्यवस्था में मुख्य रूप से बैठक व्यवस्था, कक्षा आचरण और कक्षा नियंत्रण के कार्य करने होते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, विद्यालय योजना की विशेषताएं हैं। तो विद्यालय योजना की विशेषताएं हैं आवश्यकता पर आधारित, उपयोगिता पर आधारित और विकास पर आधारित। प्रश्न संख्या 27 है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं बालक का विकास करती हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं बालक का सर्वांगीण विकास करती है। प्रश्न संख्या 28 है, अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है। यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा
प्रसिद्ध व्यक्तिवादी शिक्षाविद टी.पी. नन महोदय ने दिया है कि अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 है, दंड के उपागम हैं। तो दंड के 3 प्रमुख उपागम हैं, प्रतिकारी उपागम, दंडात्मक उपागम और उदाहरणात्मक उपागम। ये दंड के प्रमुख उपागम हैं। प्रश्न संख्या 30 है, समय सारणी के प्रकार हैं। तो समय सारणी के निम्न प्रकार हैं, संपूर्ण विद्यालय के लिए समय सारणी, कक्षा विशेष के लिए समय सारणी और शिक्षकों के लिए समय सारणी। प्रश्न संख्या 31 है, शिक्षक अभिभावक संघ की असफलता का कारण है। तो शिक्षक अभिभावक संघ की असफलता का कारण है शिक्षकों व प्रधानाचार्य की उपेक्षा, अशिक्षित अभिभावक और अनियोजित कार्यक्रम। ये प्रमुख जो कारण हैं, ये शिक्षक अभिभावक संघ की असफलता के प्रमुख कारण हैं। प्रश्न संख्या 32 है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा? तो यह कथन जॉन डीवी का है। प्रश्न संख्या 33 है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक भी जॉन डीवी हैं। प्रश्न संख्या 34 है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक वुड्रो विल्सन महोदय हैं और यह पुस्तक 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 35 है, पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो पुनरीक्षण समिति की स्थापना डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 36 है, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय है। तो इसका विषय है बिना बोझ के शिक्षा। प्रश्न संख्या 37 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। प्रश्न संख्या 38 है, अधिनियम 2009 के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? तो यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। प्रश्न संख्या 39 है, बाल शिक्षा अधिकार कानून कब पूरे भारत में लागू हुआ? तो बाल शिक्षा अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो गया। प्रश्न संख्या 40 और आज का अंतिम प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे। तो मित्रों, ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जॉन डीवी से एक प्रश्न यह भी बनता है कि महाविद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, किसने कहा? तो यह प्रसिद्ध कथन कि महाविद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए जॉन डीवी महोदय का है। तो मित्रों, आप इन प्रश्नों को जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से कुल 80 प्रश्न मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ, आप इन्हें तैयार कर लें और ये प्रश्न अपने टेक्स्ट बुक के माध्यम से भी देख लें। इनसे संबंधित अन्य प्रश्नों को भी आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें, जिससे कि जो भी प्रश्न बने आप उसे अच्छी तरीके से हल कर सकें। तो मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।